नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जानेंगे। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा ऐलान कर दिया चीन के खिलाफ आर पार का। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है एलएसी पर। आज बातचीत के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को दी है चेतावनी। जी हाँ, कहा छत में युद्ध बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी बदलाव अगर इस एलएसी पर हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी बड़ी खबर रूस से बड़ी खबर निकल के आ रही है। व्लादिमीर पुतिन अगले साल ले सकते हैं रिटायरमेंट। जी हाँ, दे सकते हैं इस्तीफा अपने पद से। बड़ी खबर निकल के आ रही है। खराब सेहत की वजह से रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस भी तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्रंप हारे तो भी नहीं होगा बुश और क्लिंटन जैसा अंजाम, बाइडेन के लिए बनेंगे बड़ी चुनौती। जी हाँ, बड़ी खबर यह भी निकल के आ रही है। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें चीन के साथ गतिरोध के बीच आज कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है। भारत और सीमा विवाद के बीच सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर जापान ने अब तक का बड़ा झटका चीन को दिया। चीन भारत आने वाली कंपनियों पर जापान देने जा रहा है सब्सिडी जापानी कंपनियों को। जी हां, बड़ी खबर, आप भारत जाइए, चीन से निकल के भारत जाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। जापान के प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। तो सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे अगर आपको भी पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा ऐलान। बोले एलएसी पर भारत चीन के बीच स्थिति बेहद ऐतिहासिक तनावपूर्ण, लेकिन हम किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बार जोर देते हुए कहा है कि भारतीय सेना को अपने हथियार और अन्य जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी सैन्य जरूरतों के लिए लगातार प्रतिबंधों के खतरों से बाहर निकलना होगा। सीडीएस ने शुक्रवार को नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित डायमंड जुबली वेबिनार को संबोधित करते हुए चीन को साफ साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल एलएसी पर तनाव तो ऐतिहासिक तनावपूर्ण है, सिचुएशन तो ऐतिहासिक खराब है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से चीन के किसी भी बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर चीन किसी भी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की या फिर बदलने की कोशिश की तो ये उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी। इस भी तीसरी बड़ी खबर दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें रूस से निकल के आ रही। व्लादिमीर पुतिन फिलहाल दे सकते हैं इस्तीफा, खराब सेहत के कारण अगले साल राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं पुतिन। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संन्यास लेने जा रहे हैं अगले साल। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मॉस्को के राजनीतिक वैज्ञानिक वैलेरी सोलो ने बताया है कि रूस के राष्ट्रपति की 37 वर्षीय गर्लफ्रेंड एलिना कावेवा और उनकी 2 बेटियां उन्हें पद छोड़ने के लिए कह भी रहे हैं। सोलोवी ने कहा है कि एक परिवार है, उनका पूरा बहुत प्रभाव पुतिन पर है और वो जनवरी में अपने पद छोड़ने की योजना को सार्वजनिक कर सकते हैं। साल्वेवी ने भी सुझाया है कि पुतिन पार्किंसंस से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति में बीमारी के लक्षण भी दिखाई दिए थे। एक पर्यवेक्षक द्वारा समीक्षा की गई फुटेज के अनुसार पुतिन हाल ही में अपने पैरों को लगातार हिलाते हुए भी दिखाई दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन फुटेज में अपनी उंगलियों को चटकाते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने एक कप को पकड़ा हुआ था उसमें संभवतः दवा भी थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को पिछले कई समय से देखा भी नहीं गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि इन बातों पर भी दम हो सकता है। और यही कारण है कि इस बार राष्ट्रपति जनवरी में फिलहाल अपनी तबीयत खराब होने की वजह से राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रहा है। हालांकि कई अभी 3 महीने से 4 महीने पहले ही ये हो रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन अचानक इस तरीके की खबरें आना ये अपने आप में बेहद बड़ा झटका है पुतिन प्रेमियों के लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ट्रंप हारे तो नहीं होगा बुश क्लिंटन जैसा अंजाम, बाइडेन के लिए बनेंगे बड़ी चुनौती। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दोबारा चुने जाने को लेकर अब भी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। बाइडेन के बहुमत के करीब पहुंचने के बावजूद वो तरीका अपना रहे हैं जिसमें उन्हें व्हाइट हाउस से दूर न किया जा सके। ट्रंप के लिए जीत कितनी अहम है इसका अंदाजा उनके हालिया ट्वीट्स से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर वो बाइडेन के हाथों हारते हैं तो अमेरिका छोड़कर कहीं और बस जाएंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा को आमतौर पर इसी रूप में लिया जा रहा है कि ट्रंप अपनी जीत को लेकर हद से ज़्यादा आश्वस्त हैं।
ट्रंप के आलोचक उन्हें इसी नज़रिए से बस जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप की जो जीत है वो बेहद कम मार्जिन से है। ऐसे में विपक्ष अगर मजबूत होगा तो ये बाइडेन के लिए मुसीबत हो सकता है। हम चलते हैं अपडेट। चीन को अब जापान से बड़ा झटका, भारत आने वाली कंपनियों को देगी सब्सिडी। जी हाँ, चीन को कारोबारी मामले में जापान एक बार फिर से बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुका है, जो भारत के लिए फायदेमंद की बात है। असल में दो कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत शिफ्ट करने के लिए जापानी ने कंपनियों की सब्सिडी देने की तैयारी कर रहा है। और ये दो कंपनियां टोयोटा सूजो और सुमिंडा हैं। टोयोटा सूजो भारत में एक रेयर अर्थ मेटल यूनिट लगाने की तैयारी में है, जबकि सुमिंडा कंपनी ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स को बिजनेस करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सूत्रों से हवाले से कहा है कि फिलहाल भारत की तरफ से सिर्फ इतनी ही कोशिश थी कि वो इसे भारत लाया जा सके, लेकिन जापान ने इस डील को आकर्षित बनाने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी भी देने का फैसला कर लिया है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। चीन से भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने वाली दो कंपनियों को जापान आर्थिक सहायता देगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जापान के इस सहयोग के बाद कहीं ना कहीं चीन को बड़ा झटका लगा है और चीन को करारा जवाब भी मिला और भारत और जापान के बीच और मधुर रिश्ते बनेंगे। हम चलते अगली खबर लेते हैं। LIC टेंशन के बीच चीन के साथ गतिरोध के बीच कमांडर स्तर की बैठक आज होने जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर युद्ध जैसे सिचुएशन बरकरार है। भारत की सेना लगातार चीन को कड़ा जवाब दे रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एक दूसरे को सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। शुक्रवार को कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता चीन के साथ की जाएगी। भारतीय सेना शुक्रवार को होने जा रही कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों में चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बैठक शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय क्षेत्र की तरफ से चुशूल में होगी। आपको बता दें सिचुएशन बेहद टेंस है और खराब होने के मोड़ में, इसलिए आज बातचीत जारी। हम चलते हैं अगली अपडेट। बाइडेन का निर्णायक बढ़ा दिया मतगणना केंद्रों के बाहर जुटे ट्रंप और बाइडेन समर्थक। कई जगहों पर हंगामा और प्रदर्शन, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। मतगणना के बीच डेमोक्रेटिक जो बाइडेन ने 253 निर्वाचक मंडलों मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप कानूनी लड़ाई के फैसले पर आगे बढ़ गए हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मतगणना केंद्रों के बाहर जुट गए हैं। समर्थकों ने कई जगह हंगामा और प्रदर्शन किया। अमेरिकी मीडिया संगठनों के अनुमान के अनुसार बाइडेन को जीत के लिए केवल 6 से 17 निर्णायक मंडल मत चाहिए। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। अमेरिका से आएगा इस बार बड़ा FDI। गैस कंपनी एयर प्रोडक्ट्स भारत में करेंगी $10 अरब का निवेश। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी दिग्गज इंडस्ट्रियल्स गैस कंपनी एयर प्रोडक्शन एंड केमिकल्स भारत में अगले साल 5 से 10 अरब डॉलर करीब 74,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। दरअसल कंपनी ये निवेश भारत के कॉल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में करेंगी। दरअसल एयर प्रोडक्ट्स दुनिया में कॉल गैसिफिकेशन की अगुआ कंपनी है और यह भारत में भी कई विश्व स्तरीय कॉल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है। भारत में इसने कॉल इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों से साझेदारी कर रखी है और इसके माध्यम से अपने ग्राहकों को इंडस्ट्रियल्स गैस की सप्लाई करती है। तो ये भी गैस रिलेटेड बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बौखलाया तिल मिलाया हुआ है चीन। ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के नागरिकों को लगा दी है चीन में प्रवेश पर रोक। जी हाँ, दरअसल भारत में
चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन ने भारत से विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, फिलीपींस समेत कई ऐसे देश हैं जो चीन का खुला विरोध कर चुके हैं और खास करके उन देशों में भी कोरोना भी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन में दूतावास द्वारा की गई घोषणा एक अस्थायी उपाय है, समय के साथ बदलाव किया जाएगा। ये कदम भारत केंद्रित नहीं है, कई अन्य देश भी इसी कदम पर घोषणा कर चुके हैं। नई दिल्ली में चीनी दूतावास में एक नोट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण ये घोषणा की जाती है कि चीन ने भारत से विदेशी नागरिकों को अपने यहाँ प्रवेश अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला कर लिया है। भारत में चीनी दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, वैध चीनी वीजा या रेजिडेंस परमिट धारक के लिए स्वास्थ्य घोषणा फॉर्म पर मुहर नहीं लगाएगी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हम चलते हैं अगली अपडेट। आईटीबीपी को मिले मालिनियोस नस्ल के 17 पिल्ले ओसामा को मारने के लिए भी किए गए थे, इसका मदद ली गई थी इसकी मदद। जी हाँ, दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को अपने K-19 टीम के लिए 17 नए योद्धा मिल गए हैं। दरअसल ओल्ग और ओल्सिया नाम की दो बहनों ने हरियाणा के पंचकुला के भानु में आईटीबीपी के राष्ट्रीय श्वान परीक्षण केंद्र में 17 मिलीनियोस पिल्लों को जन्म दे दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये चीन के खिलाफ यूज किया जा सकता है। चलते अगली अपडेट लेते हैं। न्यूजीलैंड में भारतवंशियों का दबदबा। न्यूजीलैंड संसद में प्रियंका ने अपनी मातृभाषा में दिया जबरदस्त भाषण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर न्यूजीलैंड में पहली बार सांसद चुनी गई प्रियंका राधाकृष्णन पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की संसद में जगह मिली है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अपनी मातृभाषा मलयालम से की गई है। दरअसल नितिन शांगवान नाम की ट्विटर यूज़र ने एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर डाला जिसमें लिखा है कि प्रियंका भारतीय मूल की एमपी और न्यूजीलैंड में मंत्री हैं, गर्व से अपनी मातृभाषा मलयालम बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड की संसद में हमारा भाषा, खाना और परिधान हमारे लिए गर्व की बात है, वो भी हमारी मिली जुली सभ्यता का प्रतीक है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। मलयालम में बोलना कहीं ना कहीं भारतवंशियों के लिए गर्व है। भारतीय एक भाषा है, इसलिए भारतवंशी झंडा गाड़ रहे हैं आज न्यूजीलैंड में भी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह मिसल बंगाल के दौरे पर। गृहमंत्री अमित शाह कहा लिया खाना पीना आज, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कहा संवाद में भाग लेने कहा कि 200 प्लस का दावा ठोंक दिया गृहमंत्री शाह ने। जी हाँ, बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में इस बार गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और 200 प्लस का दावा ठोंक दिया है, बीजेपी की बनेगी सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। गृहमंत्री शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कुल 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीट जीतने का लक्ष्य बनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होने वाला है। हालांकि इसी के साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल के ममता राज में बीजेपी के लिए यह लक्ष्य पाना मुमकिन होगा। अमित शाह ने इसके पीछे 2019 लोकसभा चुनाव का तर्क दे दिया। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। पार्टी ने चुनाव में 18 सीटें जीती थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल के लोगों में ममता सरकार के प्रति नाराजगी है। बंगाल के लोगों को बीजेपी सरकार पर भरोसा है और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से ममता सरकार को जड़ से उखाड़ने का आह्वान कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम तो आप चलते हैं। निकिता हत्याकांड 2 साल से रची जा रही थी साजिश, एसआईटी ने पेश की 700 पन्नों की चार्जशीट। जी हाँ, हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने शुक्रवार को फरीदाबाद कोर्ट में 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एसआईटी ने हत्याकांड को सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश कहा है। एसआईटी ने कहा है कि इस वारदात की साजिश पिछले 2 सालों में रची गई थी। मात्र 11 दिनों में एसआईटी द्वारा तैयार चार्जशीट में 60 गवाह हैं। चार्जशीट को डिजिटल फोरेंसिक और मटेरियल एविडेंस के आधार पर अन्वी अनुसंधान आर्थिक अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग, अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मचारियों को आईटीबीपी कैंटीन में नहीं मिलेंगी शराब। जी हाँ, दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स
पार्लिया मिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि आईटीबीपी ने अपनी कैंटीन में अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को मिलने वाली शराब पर रोक लगा दी है। इससे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईसीसीआईएसएफ के पूर्व कर्मचारियों में गुस्सा है। अभी तक चली आ रही व्यवस्था में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्ति के बाद भी बल की कैंटीन से शराब ले सकते हैं, लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें CAA प्रोटेस्ट फरार दंगाइयों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का शिकंजा, इनाम की घोषणा कर दी है। जी हाँ, मोदी सरकार द्वारा 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाले कानून संसद के पास कराया गया, जिन पर आधारित रूप में अमानवीय अत्याचार हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिसंबर में यह बिल लाया था तो जबरदस्त कुछ कठमुल्ले हंगामा कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें CAA NRC की विरोध प्रदर्शन वाले अब यूपी की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। यूपी सरकार ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन करने वाले 14 लोगों को फरार घोषित कर दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। यही वजह है कि इन पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि यूपी में 14 फरार दंगाइयों में से 8 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर वांटेड घोषित किया गया है और उनके घरों के बाहर नोटिस लगाए गए हैं। इसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों को लेकर कई जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इन मजहबी दंगाइयों पर लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आगजनी करने, सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने, उग्र दंगे करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा हुआ है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। अभी जेल में ही रहेगा लालू यादव, 27 नवंबर तक टली जमानत पर सुनवाई। जी हाँ, दरअसल चारा खा खा के घोटाला करने वाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव घोटालाबाज की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवंबर को कॉज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने के आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी दाखिल की है, जिससे मामले में आज सुनवाई टल गई है। अब लालू प्रसाद यादव फिलहाल आज भी नहीं बाहर आ पाया है। 27 नवंबर की अगली सुनवाई होने वाली है। जंगल राज का ये महामंत्री थे उस समय जब लोगों का अपहरण, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार तमाम चीज़ें हो रही थी। हम चलते अगली अपडेट लेते। दिल्ली दंगे में उमर खालिद पर चलेगा UAPA के तहत केस, केजरीवाल सरकार ने दे दी मंजूरी। जी हाँ, दरअसल दिल्ली दंगे के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 14 सितंबर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार UAPA के तहत किसी भी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई महीनों से विचार विमर्श के बाद दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दे दी है। दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद की न्यायिक हिरासत अवधि 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया। हम चलते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर में WHO ने दुनिया भर के नेताओं को फिर चेताया, कहा अगली महामारी के लिए तैयार रहें। जी हां, दरअसल कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य स्वरूप को बदल कर रख दिया है। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अगली महामारी कब आएगी ये किसी को नहीं पता है, मगर उससे पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगामी महामारी को लेकर दुनिया भर के नेताओं को चेता दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान शुक्रवार को विश्व नेताओं से कहा है कि वे अगले महामारी की चुनौतियों की तैयारी करें। विश्व स्वास्थ्य सभा की यह बैठक वर्चुअल हुई है, तो अपने आप में कहीं न कहीं दुनिया भर को चेतावनी भी दिया है, अलर्ट भी किया है और टेंशन में भी डाल दिया है। हम चलते हैं अपडेट। अर्णव गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, अवमानना का नोटिस, गिरफ्तारी पर रोक। जी हाँ,
रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से जुड़े केस में शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। विशेषाधिकार नोटिस के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की वजह से 13 अक्टूबर को अर्णब गोस्वामी को लेटर लिखने और डराने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह बाद इस केस की अगले सुनवाई के दौरान हाजिर कर दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर अर्णब गोस्वामी को लेकर आपको बता दें कि काफ़ी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के विधायक राम कदम ने तो राज्यपाल से भी मुलाकात की। हालांकि राम कदम आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार शिवसेना सरकार, सोनिया सेना सरकार एक लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, दिन भर की फटाफट बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।